प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम प्रियंका व्याकरण सरोवर भाग 8 का पठन पाठन करते हैं। आइए बच्चों, आज हम पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करते हैं। तो वर्ण विचार से आप क्या समझते हैं? ऐसा ज्ञान जिसमें हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं, जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्तात्मक शब्दों द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं और उससे मूल इकाई के वर्ण के बिना अभिव्यक्त करना असंभव है। तो कोई भी भाषा क्यों ना हो, उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वह है वर्ण। तो वर्णों का ही ज्ञान अगर हमें नहीं होगा तो हम किसी भी भाषा को ना तो लिख पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। इसीलिए वर्णों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों का मेल इत्यादि का अध्ययन करते हैं। भाषा का स्वरूप वर्णों से ही बनता है, क्योंकि वर्णों को जब हम मिलाते हैं तो उनसे शब्दों की रचना होती है, शब्दों से वाक्यों की रचना होती है और वाक्यों से पदों की रचना होती है। वर्ण तथा वर्णमाला। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। तो वर्ण वो ध्वनि है भाषा की जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि आपने अ आ ई लिया, तो इसको हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते। हम अ को अ ही लिखेंगे, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते, इसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। इसीलिए वर्ण जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला निम्नलिखित है। स्वर, स्वरों के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों? अ आ ई उ र ए ओ और ओ। और वहीं अगर हम व्यंजन की बात करें तो इसमें क ख ग घ ण च छ ड ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। अयोग वह के अंतर्गत आता है अंग और अह, और अन्य आते हैं ड और ड। वर्णों के भेद। तो भाषा की दृष्टि से वर्णों के सिर्फ दो ही भेद है, जैसे कि स्वर और व्यंजन। तो ये उच्चारण की दृष्टि से हमने वर्णों को दो भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट से मुंह से निकलती है, उसे ही हम स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। तो ये कौन कौन से? अ आ ई उ ए ओ और र। स्वरों के भेद। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर में हम इनको विभाजित करते हैं। ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होता है? इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, इसीलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है, जैसे अ, ई, उ और र। विशेष र स्वर का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों में ही किया जाता है, जैसे कि ऋषि, ऋतु आदि। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। फिर आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए ओ और ओ। दीर्घ स्वर मूल स्वरों के रूप से बनते हैं, अतः इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। इन्हें हम, जैसे आपने देखा, ह्रस्व स्वर को तो हम मूल स्वर भी कहते हैं और वहीं दीर्घ स्वर को हम संधि स्वर भी कहते हैं। जैसे अ और अ के मेल से बनता है आ, ई और ई के मेल से बनता है ई, उ और उ के मेल से बनता है उ, अ और ई के मेल से बनता है ए, आ और ओ के मेल से बना ओ, आ और उ के मेल से बना औ। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में हमें सबसे अधिक समय लगता है, यानी कि 3 गुना समय, 3 मात्राओं का समय लगता है, जैसे ओम, देवोम, राम आदि। अर्थात ह्रस्व स्वर और दीर्घ वर्णों का प्रयोग जब किसी को बुलाने के लिए या किसी विशेष भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है, तो ये दोनों वर्ण सामान्य उच्चारण काल से अधिक समय लेते हैं। उस समय ये प्लुत स्वर हो जाते हैं। 3 मात्रा काल का उच्चारण समय लगने के कारण ही संस्कृत व्याकरण नियम अनुसार इन स्वरों के आगे ओम का अंक लिखने की परंपरा आदि प्राचीन काल से प्रचलित है, परंतु हिंदी में इस प्रकार का प्रचलन नहीं है। तो इसे हम सिर्फ संस्कृत रूप में ही प्रयोग में लाते हैं, हिंदी भाषा में इसे हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग तो स्वतंत्र रूप से होता है, परंतु जब इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है तो इसका स्वरूप बदल जाता है। इस बदले हुए स्वरूप को ही मात्रा कहते हैं। जैसे हम अ है, आ है,
तो जब हम इसे व्यंजन के साथ में प्रयोग करते हैं तो क का हो जाता है का, की, कु, के या कौ। तो स्वर है हमारे पास अ, आ, ई, उ, और इनकी मात्राएं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इनकी मात्राओं को उपयोग में लाते हैं। प्रयोग अ का हो जाएगा अब, जब, आ का हो जाएगा इमला, इनका, ई मात्रा का प्रयोग हो जाएगा इसका, जिनका, कील, झील, उस, पुल, ऊपर, जूता, कृपा, कृषि, केला, मेला, पैसा, कैसा, ओस, जोश, औषधि और कोआ। संयुक्त अक्षर। हिंदी वर्णमाला की जानकारी देते समय आपको यह बताया जा चुका है कि हिंदी वर्णमाला में 48 वर्ण होते हैं। इन वर्णों के अतिरिक्त हिंदी में संयुक्त अक्षर भी होते हैं। इनकी संख्या 3 है। जैसे श किससे मिलके बना है? क, श और अ से मिलके बना श्र, तो श से हो जाता है क्षत्रिय। ज्ञ बना है ज, न और अ से, तो ज्ञा से ज्ञानी। त, र और अ से मिलके बना है त्र, यानी के त्राही, मित्र। आयोगवह, आफ्टर साउंड, वे सभी वर्ण जो ना तो स्वर के मेल से बनते हैं और ना ही व्यंजन के मेल से आयोगवह होते हैं। इनका उच्चारण स्वरों की भांति स्वतंत्र नहीं होता, ना ही ये व्यंजनों की तरह प्रयोग किए जाते हैं। ये वर्ण है अंग और अह। इनका प्रयोग वर्ण के अंत में होता है, जैसे संगम, गंगा, अतः आदि। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार जिसमें हम क्या करते हैं? रेखा, और रेखा के ऊपर हम लगाते हैं बिंदु, का प्रयोग हिंदी और संस्कृत दोनों में ही किया जा सकता है, पर अनुनासिक का प्रयोग केवल हिंदी में ही किया जाता है। इसका उपयोग हम संस्कृत में नहीं करते हैं। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। तो अनुनासिक में आपने देखा है, जैसे मुंह लिखते हैं हम, चांद लिखते हैं, तो हम क्या लगाते हैं? चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या है? अनुनासिक, क्योंकि इनकी आकृति चंद्रमा के समान होती है। विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह वर्ण के समान होता है। इसका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के मूल शब्दों के साथ या तत्सम शब्दों के साथ ही किया जाता है। तो इनका प्रयोग हम ज्यादातर संस्कृत या फिर तत्सम शब्दों के साथ ही करते हैं, जैसे प्रातः, अतः, वस्तुतः, प्राय आदि। व्यंजन। व्यंजन उस वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण अबाध गति से नहीं होता, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु, कंठ, तालु, मुख आदि स्थानों से रुककर वायु जो है बाहर निकलती है, उन्हीं शब्दों को हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन होते हैं बच्चों 33। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इनको हमने इन भागों में बांटा है: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ और ऊष्म। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग में क्या क्या आते हैं? क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। अंतस्थ में जो आते हैं सिर्फ ये 4 ही होते हैं। और ऊष्म वो होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है, तो उनको हम बोलते हैं, जैसे श, स और ह, ये 4 होते हैं। व्यंजनों के भेद। व्यंजनों को हमने 3 भागों में बांटा है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं। तो इसमें आप मुंह को बंद करके खोलते हैं, तो ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये इसमें हवा उच्चारण स्थानों को केवल स्पर्श करती है। क से लेकर म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीवा मुख से किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। अर्थात इनके 5 वर्ग हैं: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ शब्द 2 शब्दों के योग से बना है बच्चों, अंत और स्थ। मतलब अंतस्थ, अंत का अर्थ होता है मध्य में और स्थ का अर्थ होता है स्थित रहना। अर्थात मध्य में स्थिर रहने वाले वर्णों को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या सिर्फ 4 होती है, यानी कि य, र, ल और व। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते समय श्वास वायु रगड़ के कारण गर्म होकर बाहर निकलती है। तो इसकी वजह से क्या होता है? हमारी जो वायु हमारे मुख से निकल रही है वो रगड़ खाकर गर्म वायु मुख से बाहर आती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म मतलब गर्म व्यंजन कहा जाता है, जैसे श, स और ह। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद होते हैं:
अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, इन वर्णों के उच्चारण में अल्प, अल्प अर्थात होता है कम समय। जब हमें जिन वर्णों के उच्चारण में हमें कम समय लगता है उन्हें ही हम बोलते हैं अल्प प्राण। जैसे कवर्ग में आते हैं क ख ड़, चवर्ग में आते च छ न, टवर्ग में आते ट ड़ न, तवर्ग में आते त द न, पवर्ग में प फ ब और अंथस में आते हैं य र ल व। महाप्राण, महाप्राण, इनके उच्चारण में हमें अधिक समय लगता है और प्रयत्न भी अधिक करना पड़ता है। मतलब इनको जब हम बोलते हैं तो हमें ज्यादा समय लगता है। जैसे कि कवर्ग में आता है ख, घ, चवर्ग में छ, झ, टवर्ग में ठ, ड, तवर्ग में थ, ध, पवर्ग में फ, बह, ऊष्म श, श, स और ह। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थानों को आप निम्नलिखित तालिका की सहायता से समझ सकते हैं। वर्ण जैसे अ, आ, न, अ और क, तो ये हैं, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है आपके। और इनका नाम एवं परिभाषा क्या है? कंठ है, जिसका उच्चारण कंठ से किया जाता है। फिर आता है ई, च, छ, ज, ण, न, य, श। तो इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो वायु तालु से निकलती है, इसीलिए इनको तालव्य कहा जाता है। फिर र, ट, ठ, ड, ण, इनको हम मूर्धा बोलते हैं। मूर्धान्य मतलब इनका उच्चारण मूर्धा के द्वारा किया जाता है। ल, त, थ, द, ध, तो ये दंत से, इसके उच्चारण में हवा जो है वो दांतों से टकरा के निकलती है, इसलिए इन्हें दंतत्य कहा जाता है। इसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ के लगने से होता है। उ, प, फ, ओष्ठ। ओष्ठ मतलब इनका उच्चारण दोनों ओष्ठ, ओष्ठ मतलब आपके होठों से होता है, किया जाता है। अंगः, नासिक। नासिकेय मतलब इन वर्णों का उच्चारण नाक के द्वारा किया जाता है। ए कंठ तालु मतलब इसमें जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो वायु जो है कहाँ से निकलेगी? कंठ से और तालु से टकरा कर निकलती है। ओ कंठोष्ठ। कंठोष्ठ है, इनका उच्चारण कंठ और होठों के द्वारा किया जाता है। व दंतोष्ठ। दंतोष्ठ है यानी क्या है? नीचे के होठ के साथ दांतों से टकराकर हवा जो है वो बाहर निकलती है। अ, ड, र, न, नासिक। नासिकेय मतलब इनका उच्चारण करते वक्त मुख और नाक से वायु जो है वो बाहर निकलती है। वर्तनी, जैसे कि हम जानते हैं हिंदी भाषा में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। यही कारण है कि त्रुटियां बोलते समय होती हैं, वही त्रुटियां वार्तनी में भी होती हैं। भाषा के मौखिक रूप की रक्षा के लिए भी वार्तनी का शुद्ध होना भी अति आवश्यक है। तो वार्तनी हमारी कब होगी? जब हमें व्याकरण का ज्ञान होगा, जब हमें वर्णों का, व्यंजनों का और उनकी मात्राओं का अच्छे से ज्ञान होगा, तभी हमारी वार्तनी जो है वो शुद्ध हो सकती है। और अगर हमारी वार्तनी शुद्ध होती है बच्चों, तो हम उसे लिखने में भी सही रूप से लिखते हैं। एक और उच्चारण की शुद्धता वार्तनी की शुद्धता का आधार होती है, दूसरी ओर शुद्ध वार्तनी शुद्ध उच्चारण का आधार होती है। इसीलिए वार्तनी का शुद्ध और व्यवस्थित होना आवश्यक होता है। आपने क्या जाना इस पाठ में से? वर्ण भाषा की वह छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 आयोगवह और 2 अतिरिक्त व्यंजन सहित 48 वर्ण होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 2 वर्णों के मेल से बने अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। अयोगवह वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर के मेल से बनते हैं और ना ही व्यंजन के मेल से बनते हैं। आइए बच्चों इसके प्रश्न देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, सही विकल्प पर निशान लगाएं। भाषा का स्वरूप डैश से ही बनता है। किससे बनता है? वर्णों से। वर्णमाला डैश का क्रमबद्ध समूह है, तो यह वर्णों का क्रमबद्ध समूह है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ओम में ओ एक प्लुत स्वर है। किसी स्वर का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों में ही किया जाता है, तो वो किसका है? वो है ऋषि का, र से। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिससे विभाजित नहीं किया जा सकता। उ के उच्चारण में कम समय लगता है।
बोलते समय हमारे मुख से कुछ वायु निकलती है। ज्ञ एक संयुक्त अंग और अ को क्रमशः अयोगवह कहते हैं। त्र वर्ण त और र से के मेल से बना है। सही कथन के सामने सही व गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएंगे। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसे तोड़ा जा सकता है, नहीं ये गलत है। ई एक प्लुत स्वर है, नहीं ये भी गलत है। श्र एक संयुक्त वर्ण है, बिल्कुल सही बात है। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, ये भी सही है। त थ द ध न टवर्ग के व्यंजन है, नहीं ये तवर्ग के व्यंजन है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।